हमें चारे में भी किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम भूमि की तैयारी और फसल की किस्म पे अगर हम ध्यान देते हैं, उच्च उन्नत किस्म वाली फसलों का उपयोग करते हैं, किस्मों की वैरायटियों का उपयोग करते हैं, तो उससे निश्चित ही हमारा जो उत्पादन है वो अधिक बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों को इसके लिए राइस बीन या राजमूंग की फसल की तैयारी के लिए पहले तो भूमि की अच्छी तैयारी मतलब भुरभुरी और चिकनी दोमट जो भूमि है वो ले सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो चारे की फसलें हैं, खास करके राजमूंग, ये अगर कम लवणीय क्षेत्र है या इस तरह की जो खराब भूमियां हैं, अनुपजाऊ भूमियां हैं, वहाँ पे भी यह अच्छे से इसमें, क्योंकि राइजोबियम वाली दलहनी फसलों की ग्रंथियाँ होती हैं, तो ये अच्छा उत्पादन प्रदान करती है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, यदि आप मत्स्य उत्पादक हैं तो यह बात अच्छी तरह जानते होंगे कि तालाब में यदि पर्याप्त मात्रा में रासायनिक जैविक खाद डाली जाए, अच्छे किस्म के स्वस्थ मछली के बीज डाले जाएं और पूरक आहार डाला जाए तो आप प्रति हेक्टर जल स्तर में 3000 से 5000 किलो तक मछली हर साल ले सकते हैं। और साथियों, इसके अलावा यदि आप मिश्रित रूप से मछली पालन करते हैं तो ये आपके द्वारा डाले गए पूरक आहार का पूरा उपयोग होता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ उन्नत तकनीक भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। उन्नत तकनीक से अगर आप मछली पालन करते हैं तो निश्चित रूप से मछली का उत्पादन बढ़ता है। तो ये उन्नत तकनीक क्या है, किस तरह से इसका उपयोग किया जाए कि मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर MS चारी, फिशरीज प्रोफेसर हैं,
और साथ में हैं डॉक्टर संध्या रानी गौर, आप भी फिशरीज प्रोफेसर हैं। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मछली पालन से जुड़ी आपकी कोई समस्या हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि मछली पालन का महत्व क्या है? देखिए, मछली पालन हम लोग तालाबों में इसलिए करते हैं जी, ताकि सबसे पहले तो पुराना ज़माने से ही करते आ रहे हैं लोग, तो उससे क्या है, तालाब साफ रहता है जी जी जी, और अच्छे किस्म के जो है उसमें मछलियाँ डालेंगे जी जी, तो जैसे कि शाकाहारी मछली ज़्यादातर डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह जो है पानी को साफ़ करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छा रहता है। जी जी, हम लोग निस्तारी के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं जी जी, और फिर मछली का उत्पादन भी काफ़ी बढ़ता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं, इसलिए जो है उसको करना चाहिए। जी जी। डॉक्टर गौर, जो मछली पालन कर रहे हैं उन्हें मत्स्य बीज का संचयन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, मछली में जो प्रजनन है वो मानसून के महीनों में ही होता है। जी जी, और जो उसके जो बीज हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग। जी जी, तो स्पॉन सबसे छोटी अवस्था है, फिर उसके बाद फ्राई है जो 15-20 दिन में तैयार होता है, और 2 से 3 महीने में अंगुलिकाएं तैयार हो जाती हैं। तो जैसे अगर ब्रीडिंग हमने जून जुलाई में करवाई है तो ये फिंगरलिंग तैयार होने का अभी यही वक्त है। अच्छा, मतलब 3 महीने में फिंगरलिंग अच्छी तैयार हो जाती है। और हमें बड़े तालाबों में, खास करके ग्रामीण तालाबों में, अंगुलिकाएं का ही संचय करना चाहिए। जी जी, तो इसको हमको सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं इसको। जी जी, और अगर हमने फ्राइड संचयन करना है तो जुलाई अगस्त में हम कर सकते हैं। जी जी, और मछली में जो प्रोटीन है वो इतना स्वादिष्ट और ये होता है कि हमको मतलब बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छी क्वालिटी का भोज्य पदार्थ मिल जाता है। जी जी, तो इस दिशा से मछली पालन का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता जी है। जी जी जी। डॉक्टर चारी, जो हमारे किसान भाई मछली पालन कर रहे हैं उन्हें तालाबों में पोषक आहार प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए मछलियों के लिए? देखिए, उसमें पोषण आहार के लिए 2 चीज़ें हैं जी, एक तो ग्रामीण तालाब है जी जी, और दूसरा जो है अपना निजी तालाब है। अच्छा, मैं पहले निजी तालाब का बता देता हूँ। जी, निजी तालाब अगर है उनके पास तो हमें क्या करना डॉक्टर चाहिए। साहब, पहले एक साथी का फ़ोन सुन ले। हाँ। हेलो हेलो हेलो। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, जिला राजनांदगांव से। जी, पूछिए साहू जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें मछली पालन करना है तो इसके उन्नत किस्म क्या क्या है और इसमें कितना खर्चा आ जाएगा और इसमें मतलब पानी कितना रहना चाहिए तालाब में, यह जानना चाहते हैं। जी जी जी, बताइए। जी, जैसे मछली पालन की उन्नत तकनीकी करना चाहते हैं तो अभी जैसे सर कह ही रहे थे कि जो निजी तालाबों में थोड़ा अलग प्रकार की प्रक्रिया रहती है और ग्रामीण तालाब में अलग रहती है। क्योंकि निजी तालाब में हम थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं, तो उनके तालाबों की सफाई, खाद, चूना वगैरह डालना, पोषण आहार डालना समय पर पूरा, तो उससे हम बहुत अच्छा उस मछली पालन का उत्पादन कर सकते हैं। जी जी, लेकिन जो ग्रामीण तालाब हैं उनमें हम वो पहले से पानी भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा यानी सीमाएं निर्धारित हैं कि हम आप कई बार गांव वाले उसमें कुछ ज़्यादा डालने नहीं देते हैं। तो इस तरह से, लेकिन हमको थोड़ा सा तो उसमें भी अगर हम देख रेख करें। हाँ, तो ये किस्में जैसे जानना चाह रहे हैं तो कतला है, रोहू है, मृगल है जो भारतीय शफर मछलियाँ हैं, और इसके अलावा विदेशी मछलियां हैं। विदेशी मछलियों में सबसे उचित छत्तीसगढ़ के लिए कॉमन कार्प कहलाती है। जी, हाँ। तो ये चारों मछलियों को हमको एक साथ पालना चाहिए। अच्छा। इसमें हमको क्या है कि तालाब के हर सतह से भरपूर फायदा हम उठा सकते हैं, क्योंकि कतला ऊपर रहती है, मध्य स्तर पे रोहू रहती है, मृगल और कॉमन कार्प निचली सतह पे रहती है। तो तालाब का भरपूर उपयोग होता है। और जो भोजन हम अगर ऊपर से इनको परिपूरक आहार देंगे तो हम जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाएगा। जैसे सामान्य तौर पे अगर मान लीजिए आधा किलो से 1 किलो बढ़ती है तो परिपूरक आहार देने से ये 2 किलो तक भी हो जाती हैं मछलियाँ। और भी चीजें हैं जिनका हमको उन्नत तकनीकी में ध्यान देना पड़ता है। जी जी जी। डॉक्टर चारी, ये पोषक प्रबंधन, आहार प्रबंधन के चीज रह गया ये। सर एक मिनट सर, पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो 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 मैम, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मण जैसे पोता जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? मैं मछली पालन अपने झींगा पालन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। कितना जी जी, तो कौन से जगह में कितना जगह में पाल सकते हैं जो 10 बाई 10 20 बाई 20 में
जी, जो जी। घर घर में पालते हैं। इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ किस सब्जेक्ट से अच्छा। और आपके माध्यम जी सर बताइए। देखिए, खाने के लिए हम लोग जो मछली का उत्पादन जो करते हैं उसके लिए तो कम से कम हमें जो है आधा एकड़ 1 एकड़ से ऊपर के तालाब हमको चाहिए। जी जी। लेकिन ये छोटे जगह के लिए अगर बोल रहे हैं, इनके लिए तो सबसे उपयुक्त ये रहेगा कि हम लोग जो रंगीन मछलियाँ जो करते हैं, जी। रंगीन मछलियाँ भी आजकल बहुत प्रचलित है। जी, जी। वो जो है कई दुकानों में भी लगे रहते हैं, अस्पताल में भी लगे रहते हैं, जी, हाँ, ऑफिस में भी लगते हैं, घर में भी लगा सकते हैं। और रंगीन मछलियों को देखने से क्या है, वो बहुत ही झींगा में इंटरेस्टेड थे। हाँ, थोड़ा। ये झींगा के लिए झींगा तो इतना नहीं हो पाएगा जो है, छोटे जगह में तो खाली ये रंगीन मछलियाँ ही हो पाएंगे। झींगा के लिए वो आधा एकड़ और उससे ऊपर की जगह चाहिए, ज़्यादा जो है। जरूरी चाहिए। छोटे जगह और नहीं हो झींगा का पाएगा। है 2-3 लेकिन अगर प्रजाति होती है। ये अगर कमर्शियल नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बीज ला के डाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन व्यापारिक रूप से अगर देखा जाए तो झींगा पालन इतने छोटे जगह में संभव नहीं है। इसके अलावा झींगा जो है वो समुद्री भी होता है और फ्रेश मीठे जल का भी होता है। जी, जी, जी। तो जो समुद्री जल वाला तो यहाँ नहीं पाल सकते, जी और हाँ। मीठे जल वाले को भी एक विशेष अवस्था के बाद ही हम यहाँ ला सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो वो भी मछली के साथ ही पालना ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें फ़ायदा होता है। ऊपर कतला रोहू रह जाता है और नीचे प्रॉन झींगा रह जाता है। जी, जी। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि टाइगर प्रॉन उसका नाम होता है। तो वो पाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी तालाब चाहिए। इसमें जब मछलियों हम लोग रोहू तालाब में मछलियों के साथ जब पालन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि क्योंकि ये झींगा सबसे तलछटी में रहता है, तो उस परिस्थिति में हम रिगल का मछली को हटा देते हैं, उसमें नहीं डालते हैं। तो उसमें खाली रोहू रहेगा और कतला रहेगा उसके अंदर। जी, जी, जी। और उसमें कॉमन कार्प भी नहीं डलेगा क्योंकि वो भी तलछटी में ही अपना भोजन ग्रहण करता है। ये 2 मछलियाँ नहीं रहेंगे, और रोहू और कतला के साथ अगर इनके पास तालाब है तो कर सकते हैं। जी जी सर, एक और साथी का फोन है। हेलो 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 सिन्हा जी, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कली मदद से पुरुषोत्तम निर्मलकर बोल रहा हूँ मैडम। जी निर्मलकर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए। ये मछली पालन उन्नत किस्म बताना है, और कौन सा मछली अच्छा कम समय में बढ़वा उत्पादन एवं लाभकारी होगा, इस बारे में जानकारी चाहिए था मैडम। जी 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 सर बताइए। इसमें ये है कि जैसे पंगास का आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन वो पंगास मछली को अकेले ही पालना है। अच्छा। और उसको भोजन भी बहुत अच्छा देना होता है। मतलब आपको जैसे जंतु प्रोटीन देना जरूरी है, क्योंकि वो मांसाहारी टाइप की मछलियां हैं, तो उनको जंतु प्रोटीन खाना भी आवश्यक है। वो बहुत तेजी से बढ़ेंगी और बहुत लंबा साइज भी उनका बहुत अच्छा हो जाता है। तो पंगास को अकेले तो फायदा सबसे ज्यादा आजकल उसमें चल रहा है, और बाजार में अभी बिक भी रही है। और वो कतला रोहू से थोड़ा रेट कम रहता है उसका, तो वो ज्यादा मतलब लोग खरीदते भी हैं। तो फायदा तो उसमें है। और बाकी कतला रोहू मृगल जैसा हमने अभी मिश्रित मछली पालन बताया, जी हाँ। उसमें भी बहुत फायदा है, लाभ ही है उसमें। जी जी जी, वो भी कर सकते हैं। जी, थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो बहुत फायदा है। जी डॉक्टर चारी, आप आहार प्रबंधन में कुछ और बताना चाह रहे थे? मैं आहार प्रबंधन में ये बोलना चाह रहा था, निजी तालाब अगर है उनके पास जी, तो इसमें 2 तरह के मतलब हम पोषक आहार देते हैं। या तो हम अपने तालाब पे ही उसको तैयार कर लें, नहीं तो बाजार में जो रेडीमेड आजकल आने लगे हैं जी जी, तो उसको पैलेट्स बोलते हैं, उस पैलेट्स को भी खिला सकते हैं। जी जी। अब अमूमन हम लोग जो है सस्ता मतलब अगर लेना है तो हम लोग क्या करते हैं कि चावल का कोड़ा और सरसों खल्ली या जो भी सस्ता खल्ली या आसपास में जिस के पास मिल जाए, उसमें फिर कुछ विटामिन डाल देते हैं, कुछ मिनरल डाल देते हैं, और उसको डाल के हम लोग अपने ही जैसे सिवई का मशीन जो बनाते हैं उसी के अंदर जो है हम लोग उसके छोटे छोटे पैलेट बना के वो हम लोग मछलियों को खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है। निजी तालाब है तो ऐसा खिला सकते हैं, लेकिन अगर ग्रामीण तालाब है तो यही मिश्रित जो है पैलेट बनाए जो है ये बोरी में भर के और उसको जहाँ निस्तारी होता है उस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ गांव वाले उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल उसके दूसरी तरफ जो है जहाँ कोई उसका पानी का उपयोग नहीं करते हैं गांव वाले, वहाँ पे बोरी में जो है थोड़े छोटे छोटे छेद करके उसमें जो है यही भोजन रख के अगर वहाँ रख देंगे तो मछलियों को उपलब्ध हो जाएंगे वो जो है। तो उससे क्या है कि तालाब उसमें तालाब भी का पानी भी खराब नहीं होगा और मछलियों को जो है अच्छा भोजन भी मिल जाएगा, उसकी बढ़वार भी अच्छी हो जाएगी और उत्पादन भी
अच्छा होगा। जी जी जी। डॉक्टर गौर, अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बात की कि पानी के बारे में, तो कभी तालाब का पानी एकदम हरा हो जाता है या कभी एकदम साफ रहता है, तो मछली पालन के लिए तालाब की स्थिति क्या होना चाहिए, पानी कैसा हो? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि पानी का जो मतलब स्तर रहेगा, जैसा पानी रहेगा, उस पे मछली पालन बहुत कुछ निर्भर करता है। जी जी। जितना साफ और अच्छा मतलब उपयुक्त पानी होगा, उतना ही अच्छा मछली का ग्रोथ आएगा उसमें। क्योंकि अगर देखिए उसमें मछली जो है वो सांस तो वहीं से जल से ही लेती है, तो ऑक्सीजन लेवल उसका अच्छा होना चाहिए, कम से कम 5 to 6 mg पर लीटर, हम लोग मिलीग्राम पर ml पर लीटर बताते हैं, तो इतना होना चाहिए। उससे कम अगर रहा तो फिर धीरे धीरे मछलियों को बीमारियां होने लग जाती हैं या मरने लग जाती हैं। तो इसका हम किसान को पता कैसे चले? तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि जो हल्का हरा रंग अगर तालाब का और स्वच्छ दिख रहा है तो मतलब उसमें अच्छा ऑक्सीजन है। और अगर बहुत गहरा भूरा इस टाइप का पानी है, मतलब गंदगी बदबू आ रही है, तो वो अपने को समझ में आ जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सड़े हुए गले हुए पदार्थ हैं, तो फिर वो मछली के लिए बहुत ही मतलब खराब पानी हो जाता है। इसके अलावा कुछ तरीके हैं, जैसे हम पीएच का मान ले सकते हैं, ऑक्सीजन घुलित कितनी है, बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनको ऐसा ही डालिए पानी में और वो पता चल जाता है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, पीएच कितना है। तापक्रम भी अपने यहाँ उतना मतलब मछली के लिए सूटेबल ही है। तो इस तरीके से पानी को देखना, और फिर पानी में मछली का भोजन कितना है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मछली खाती है, छोटे छोटे वनस्पति प्लवक, जंतु प्लवक जीव होते हैं, वो अगर पर्याप्त मात्रा में पानी में हैं, तो हम कहते हैं कि ये पानी जो है हमारे एक साथी बहुत अच्छा है। फोन सुन लें। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं ग्राम कन्या दमोह, जिला बालाघाट से गोविंद मानेसर बोल रहा हूँ। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जानकारी है कि मैम भी जैसे अन्य फसलों में हम प्रशिक्षण की जैसे जरूरत होती है, तो मत्स्य पालन में भी प्रशिक्षण का कितना मतलब जरूरत होता है, जानकारी चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए कि नहीं? मैडम हाँ, प्रशिक्षण तो हमेशा ही फायदा करता है, और हमारा कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र यही काम कर भी रहा है बहुत। जी। तो प्रशिक्षण एक दिन का, 1 दिवसीय, 2 दिवसीय वगैरह चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों में। तो यहाँ रायपुर में भी कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ पर आप अगर जाके अपना नाम लिखाएंगे या फ़ोन करके पता करेंगे तो आपका प्रशिक्षण में वो हो जाएगा। और अगर आप लंबा प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो पूरे भारतवर्ष में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ 2-3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, पूरा आपको सिखाया जाएगा जो भी आप करना चाहें, चाहे कार्प मछली पालन है, चाहे अलंकारिक मछली पालन है या झींगा पालन है, जो भी आप जिसमें भी आपकी रुचि है, तो उसके प्रशिक्षण होते हैं और बहुत ही कम उसमें खर्चा होता है और रहने खाने की भी सुविधा रहती है। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और वो किसानों के लिए ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बालाघाट में भी कृषि विज्ञान केंद्र होगा, वहाँ पे वो उनसे संपर्क कर लेंगे तो उनको जानकारी दे देंगे, कहीं भी कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाएगा, जो उनको जानकारी भी मिल जाएगी, वो आराम से उनको पता लग जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी कर सकते हैं, एमपी में भी कर सकते हैं, जहाँ भी। जबलपुर पास है, वहाँ तो कॉलेज, फिशरीज कॉलेज भी है, वहाँ पे भी देते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। डॉक्टर चारी, अब वैसे तो ये शीत ऋतु की शुरुआत है, लेकिन बारिश अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम बात करें कि बारिश में मछलियों को क्या क्या बीमारी हो सकती है। बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही बारिश खत्म होता है, जितनी बीमारियां होते हैं मछलियों में वो बारिश के बाद ही शुरू होते हैं। अच्छा। और इसलिए जो है उसको बहुत ही संभाल के देखना पड़ेगा कि जैसे हम लोग किसान अपने धान की खेत देखने के लिए हर रोज खेत में जाते हैं, तो इसी तरह जो है मतलब यहाँ पे भी मत्स्य किसान को भी जो है, कृषक को एक बार रोज तालाब पे जाके कम से कम सवेरे देखना चाहिए। सबसे पहला, जैसे भोर में या सवेरे जैसे उजाला होने लगेगा, अगर मछलियां आपको लगे कि आप मुंह खोल के एकदम जो है मुंह खोल के मतलब हवा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए सबसे पहले उसमें पानी में ऑक्सीजन की कमी है। अच्छा। ठीक है, तो फिर उसका फिर निदान करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि
उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं लगा है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता लग जाता है, या तो उसका पूंछ कटा होगा, या शरीर में कहीं घाव लगा होगा, या गलफड़े में जो है कुछ गड़बड़ है, या तो मछली का चाल ही जो है मतलब जैसे तैर ऊपर आ जाते हैं ऊपर, आप ऊपर से ताली भी बजाएंगे तो भाग नहीं जाता जो है। वैसे तो यह है कि मछली अगर स्वस्थ है तो वो तुरंत जो है आप थोड़ा हल्ला करेंगे तो भाग जाएगा वो। तो इन चीजों को ध्यान में रख के, तो जहाँ तक बीमारियों की बात है, ये जरूर किसी विशेषज्ञ से सवाल करना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन मैं इसमें इम्पोर्टेंट रोगों का मैं बता देता हूँ। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, एरोमोनास और सुडोमोनास बैक्टीरिया, ये इसमें ग्रसित करते हैं मछलियों को, और उनमें जो है घाव ज्यादातर आपको मिलेंगे, और शरीर के ऊपर क्या लाल लाल चकत्ते टाइप आ जाएंगे उसमें जो है। गलफड़े जो है कुछ लोगों का जो है एकदम फीका पड़ जाएगा उसमें जो है, जैसे हालांकि तो लाल रंग का होना चाहिए लेकिन वो फीका हो जाएगा गलफड़े जो है। फिर पूंछ कटा मिलेगा, नहीं तो फिर जो है कहीं शरीर में जो है ये जो छिलका होता है जो है, छिलका में स्केल्स गिरना शुरू हो जाते हैं और वहाँ घाव होना शुरू हो जाता है। तो ये लक्षण अगर कहीं मिले तो तुरंत किसी मत्स्य विभाग में जाके उनको जो है अपना इसका इलाज पता कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसा तो वो खुद नहीं कर पाएंगे। इसमें तो कई सारी दवाइयाँ हैं, वो जो बीमारी होगा उसको देख के वो अपना बता देंगे उसको। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप इस परिस्थिति को होने ही मत दीजिए। हाँ जी सर जी, इलाज से बेहतर है। और किसान ये ध्यान रखे, पानी अगर हल्का सा क्या बोलते हैं हरा भूरा रंग, ये दोनों मिलावट वाला अगर पानी ऐसा अगर रहेगा ना तो समझ लीजिए कि पानी एकदम स्वस्थ है, भोजन भी पर्याप्त है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त है उसके अंदर, और मछली भी जो है मतलब आपको कभी ऊपर तैरते हुए आपको दिखाई नहीं देगा, वो पानी के अंदर ही रहेगा। जी 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 सर, तो इन चीज़ों से बचने के पहले हम एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार मैडम जी, अपना परिचय दीजिए। हेलो। हाँ सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? हेलो, आप अपना मछली पालन करना है और दृष्टिकोण होने कते खर्चा है और का करने का मछली जी मछली पालन करना चाहते हैं, कितना खर्चा आ सकता है? देखिए मछली पालन इनको करना है तो अगर इनका खुद का तालाब है तो साल का करीब जो है 50-60 हज़ार का खर्चा आएगा, उस पे इनको जो है 40,000 रुपए का पूरा नफा हो जाएगा। अगर अच्छा प्रबंधन करेंगे तो 50,000 तक को भी इनको जो है नफा मिल सकता है जो है। तो अगर ये निजी तालाब है इनका, लेकिन तालाब भी अगर रेगा वगैरह पे लेते हैं तो फिर वो जो है नफा थोड़ा कम हो जाएगा, उनको 30-40 हज़ार रुपये प्रति साल के हिसाब से मिल जाएगा। जी जी जी, यह है कि मछली पालन का अगर उनको कुछ भी अगर जानकारी नहीं है तो अच्छा ये होगा किसी कृषि विज्ञान केंद्र चला जाए या किसी विश्वविद्यालय या कोई भी मत्स्य ये कॉलेज अगर जहाँ पे है, अगर वहाँ पे जाके उनसे थोड़ी जानकारी ले लेंगे, पैम्फलेट्स ले लेंगे, छोटे छोटे बुकलेट्स आते हैं आजकल, उसका प्रबंधन उसके हिसाब से करेंगे तो निश्चित इनको लाभ होगा। जी 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 जी। डॉक्टर गौर, मछलियों को बीमारियां ना हो, इससे बचाव के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि बेहतर ये है कि हम मछलियों को बीमारी होने ही ना दें। जी हाँ। क्योंकि अगर कुछ मछलियों को बीमारी हो गई तो उसकी वजह से वो जो भी संपर्क में दूसरी मछलियां आएंगी उनको भी वो रोग लग जाता है। जी जी। और वो मछलियां सब जगह घूम घूम के तालाब, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है कहते हैं ना, तो वो एक बीमार मछली पूरे तालाब में वो रोग फैला सकती है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि पानी का कंडीशन हम इतना अच्छा रखें कि मछलियों को रोग हो ही ना। तो उसमें सबसे पहले वही बात आ जाती है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें खरपतवार ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें अवांछित मछलियां ना हो, वो भी एक है। क्योंकि अवांछित मछली कहीं इधर उधर से घुस गई तो वो मछलियों को खाती है, काट देती है, तो फिर वो उस जगह पे रोग हो जाता है। वो ना हो। और बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए गहरा काला रंग ना हो। अच्छा। ऑर्गेनिक लोड, कई बार क्या होता है तलछट पे बहुत कीचड़ जमा हो जाता है, अत्यधिक कीचड़ होने से भी जो है तालाब का पानी जो है वो खराब हो जाता है, मतलब चीज़ें सड़ सड़ के नीचे गिरती जाती हैं। वो सब नहीं होना चाहिए, साफ पानी रहे। और उसका वही तरीका है कि आप उसको देखिए, अवलोकन करिए बार बार। और अगर ऐसा होता है तो चूने का छिड़काव। जी जी। मान लीजिए आपको लगता है कि आपका तालाब का पानी खराब हो रहा है तो चूने बहुत अच्छी चीज है। उससे क्या है, पूरा जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, सब मर जाते हैं। और मछली को भी बहुत अच्छा ऑक्सीजनेशन भी बढ़ जाता है उससे,
पूरा तालाब का साफ सफाई हो जाता है। तो करीब इसमें 250 kg पर हेक्टेयर जी हमको बुझा चूना छिड़काव करना चाहिए। उसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ा उसको बना देते हैं स्लरी टाइप, मतलब घोल टाइप, और फिर उसको छिड़काव कर देते हैं। तो उससे जो पूरी गंदगी है वो पूरा नीचे बैठ जाती है, तालाब का पानी साफ हो जाता है। जी जी, बीमारियों से काफ़ी हद तक उससे बचत हो जाती है। अच्छा जी जी। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जी जी। हम लोग क्या है कि मनुष्य होने के साथ नाते जो है बहुत स्वार्थी हैं। हम लोग सोचते हैं कि उसमें अगर जैसे तालाब में मैं ज़्यादा उर्वरक डाल दूं, ज़्यादा गोबर का खाद डाल दूं, तो मछली को जो है ज़्यादा मतलब प्राकृतिक भोज मिलेगा खाने के लिए। तो उस हिसाब से वो अगर किसान ने डाल दिया उसमें, तो उससे होता क्या है कि प्राकृतिक भोज तो तैयार होता है, लेकिन वो पानी का भी कुछ क्षमता है कि जितना मतलब डालना चाहिए उतना डालेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो बाकी वाला जो क्या होगा कि वो पानी में नीचे जाके सड़ने लगता है, और बहुत सारे जो है प्लवक जो है, अवांछित प्लवक जो है, ये जैसा काई हरा हरा पानी के ऊपर बन जाता है ना, तो वैसे चीजें बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या है कि वो पानी का संतुलन बिगड़ गया, तो मछली का भोजन फिर उसमें मिलता नहीं है जो है। फिर दूसरा ये है कि हम लोग खाना भी हम लोग उसको जो है ज्यादा खिलाते हैं कि जल्दी बढ़ जाए, ज्यादा वजन आए, हमको बाजार में अच्छा रेट मिले, लेकिन मछली को जितना खाना है उतना ही खाएगा, उससे ज्यादा तो खाएगा नहीं। तो ये मैन्योर है, खाना भी सड़ता है, फर्टिलाइजर है और गोबर खाद वगैरह, और ये खाना अगर ये हम ज्यादा अगर डालेंगे निश्चित रूप से पानी खराब होगा। पानी खराब होगा तो इसके पीछे पीछे बीमारियां साथ चालू हो जाएंगे। तो इसलिए जो है जितना भी मतलब ज़रूरत है, और जो पैम्फलेट में जो भी मतलब एक्सपर्ट बोलता है कि इतना डालना है, इतना खिलाना है, उतना ही डालें और खिलाएं। नहीं तो पानी बिल्कुल खराब हो जाएगा। जी जी, और बीमारियां लग जाएंगी। जी सर, ये तो बात की स्थिति हुई। मैडम अगर जैसे जिस समय बीज डाला गया है और जीरा साइज में है, तो कभी कभी उसमें भी धब्बा रोग आ जाता है, उस स्थिति में शुरुआती रूप में क्या करना चाहिए किसान भाई? देखिए, ये तो जो बीज उत्पादन है वो तो छोटे नर्सरी तालाब या रेयरिंग तालाब में ही करना चाहिए। मतलब जैसे स्पॉन से फ्राई नर्सरी तालाबों में होता है, ये बड़े तालाबों में नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए अलग से हमको नर्सरी तालाब होते हैं जिसकी गहराई जो है वो कम रहती है, करीब करीब 1 मीटर जितनी रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत पानी का बोझ भी नहीं सहन कर पाते। अगर बड़े तालाब में आप एकदम छोटा बच्चा महीन उसका डाल देंगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, है ना। तो स्पॉन से फ्राई ये 15 से 20 दिन की एक खेती होती है जिसको हम मौसमी तालाब में करते हैं। और उनका एक हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हम मनुष्यों के बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं, वैसे ही उस तरह से हमको मछली के बच्चों का भी विशेष ध्यान, उनका आहार भी थोड़ा अलग ढंग से देते हैं। उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो 13 दिन तक उनको एक क्रमिक आहार दिया जाता है। उसके बाद 14वें दिन उनको कुछ नहीं देते, ताकि वो निकासी के पहले थोड़ा उनका पेट खाली रहे, और फिर उसके बाद उनको निकासी कर देते हैं। 15 से 20 दिन में वो करीब 20 से 25 mm के हो जाते हैं। जी जी। तो फिर उसके बाद उसको दूसरे तालाब में डाला जाता है, जिसकी गहराई इससे थोड़ा बड़ी रहे। और जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामीण तालाब, वो बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं। डॉक्टर गौर, डॉक्टर चारी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।